नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी फिर अन्नदाताओं से आस। जी हां, कांग्रेस किसानों को लुभाने के लिए एक के बाद एक बड़े वादे करती जा रही है। कुछ दिन पहले उसने अपने वचन पत्र में किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की, तो अब वो 2024 के चुनाव के लिए किसानों से वादा कर रही है कि सरकार बनते ही जीएसटी से उन्हें मुक्ति दिला देगी, जिस पर बीजेपी हमलावर है। लेकिन कांग्रेस 2023 के सहारे ही 2024 को भी साधना चाह रही है। हालांकि सवाल ये है कि क्या कांग्रेस लोक लुभावन वादों से किसानों को लुभा पाएगी, और क्या 2018 की तरह इस बार अन्नदाता कांग्रेस का साथ देंगे? आज चर्चा इन्हीं सवालों को लेकर करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में चुनाव, कांग्रेस ने चला बड़ा दाव। सरकार बनी तो जीएसटी से मुक्त होंगे किसान। किसानों को लेकर शुरू हुआ घमासान। चुनाव के वक्त जब जब चर्चा किसानों की होती है, उनके दुख दर्द की सुनवाई होती है, दावों और वादों की बौछार होती है, तब ये समझ लेना चाहिए कि राजनीतिक दल वोटों की फसल काटने को तैयार है और अब ये फसल मध्य प्रदेश में भी कटने जा रही है। लिहाजा किसानों को लुभाने एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। कांग्रेस ने 2018 की तरह कर्ज माफी का वादा पहले ही कर दिया है, लेकिन अब एक और बड़ा दाव कांग्रेस ने चला। पार्टी ने वादा किया है कि 2024 में भी सरकार कांग्रेस की बनी तो किसानों पर लगने वाला जीएसटी माफ होगा और किसानों को पूरा न्याय मिलेगा। यानी कांग्रेस किसानों के सहारे ही न सिर्फ 2023 बल्कि 2024 की नैया भी पार लगाने की सोच रही है। माननीय राहुल गांधी जी एक बार नहीं अनेकों बार कह चुके हैं, क्योंकि ये केंद्र का विषय है, कि 2024 में कांग्रेस की सरकार जब बनेगी लोगों के आशीर्वाद से, तो कांग्रेस सबसे पहला काम ये करेगी कि किसानों को गब्बर सिंह टैक्स यानी जीएसटी से राहत देगी। कांग्रेस अपने वचन पत्र में भी किसानों को लेकर कई वादे कर चुकी है। वही बीजेपी भी किसानों को साधने के लिए कई योजनाएं पहले से ही चला रही है, जिसमें कृषक ब्याज माफी योजना काफी अहम मानी जाती है। हालांकि किसानों को लेकर कांग्रेस के वादों पर बीजेपी हमलावर है और सवाल पूछ रही है कि आखिर चुनाव के वक्त ही क्यों इन्हें किसानों की याद आती है। देखिए, दो बातें हैं। पहले तो रणदीप सुरजेवाला जी ये बताएं कि कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो, हिमाचल प्रदेश हो, ऐसा कोई राज्य वो बता पाएंगे जहां जीएसटी नहीं लग रहा है? पहली बात। दूसरी बात, वो क्या लगाएंगे ये भी वो बताएं। उन्हें ये बताना पड़ेगा कि वो इसके स्थान पर कौन सा टैक्स लाएंगे, क्योंकि जीएसटी के पहले कांग्रेस की सरकारों के दौरान जो वेट लगता था उसके कारण ज्यादातर वस्तुओं के मूल्य बढ़े थे। मैं आपको कुछ डिटेल्ड बता देता हूं। 1023 कुल आइटम है जीएसटी के अंतर्गत, इनमें से 872 के मूल्य कम हुए हैं जीएसटी लगने से। क्या कांग्रेस इस देश में फिर महंगाई बढ़ाना चाहती है? प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो किसान और कृषि कार्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। लिहाजा इसी वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है। 2018 में तो कांग्रेस को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने में किसानों की अहम भूमिका थी और यही वजह है कि कांग्रेस एक बार फिर अन्नदाताओं को रिझाने में जुटी है। हालांकि बीजेपी का भी फोकस किसानों पर है और अब ये देखना होगा कि अब की बार वोटों की फसल काटने में किस दल को सफलता मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। धन्यवाद। तो वैसे तो वक्त विधानसभा का तो आ ही गया, सिर पे 2-3 सप्ताह बचे हैं और लोकसभा में भी ज़्यादा वक्त नहीं है। तो एक पंथ दो काज या एक तीर से दो निशाने का काम कांग्रेस की जब बनेगी कि अभी तो आप राज्य में जिता दीजिए, फिर केंद्र में आए तो जीएसटी से मुक्ति दिला देंगे। हालांकि आपको लग रहा है कि संभव है, और चूंकि इसमें तो मनमोहन सरकार के समय लागू होना था, बाद में बीजेपी ने उसमें संशोधन करके लागू किया। लेकिन इतना तो साफ है कि जितने भी गारंटी वादे कर दिए हैं, लेकिन घूम फिर कर आज फिर से 2018 की तरह 2023 में भी किसानों से ही है।
देखिए, किसानों की जो समस्या है वो नई नहीं है। लंबे समय से किसान जो है, जो उत्पादन लागत मूल्य है उसका 2 गुना वो चाहते हैं कि उनको कीमत मिले, और इस तरह के वायदे भी होते रहे हैं। बिल्कुल। काफी जैसे वायदे भी हुए हैं, जो सुंदरलाल पटवा जी की सरकार ने भी किया था, बाद में कांग्रेस ने किया है। और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की कर्ज माफी की बात की थी। भावांतर भी आया है, 0% पे बिना ब्याज के ऋण भी आया है। मतलब बहुत सारी चीजें किसानों के पक्ष में होती रही हैं, लेकिन बावजूद इसके किसान असंतुष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और किसानों के आंदोलन कांग्रेस के समय में भी हुए, बीजेपी की सरकार थी तब भी किसान आंदोलित हुए थे, उस पर गोली चली थी। और इसी तरह की एक घटना जो है कांग्रेस बीजेपी के राज में भी हुई, जब ये मंदसौर वाली घटना हुई। दरअसल कभी ये कहा जाता था कि उत्तम खेती मध्यम मान निकष चाकी जीत निदान, लेकिन अर्थों में देखें तो सबसे ज्यादा बदहाल किसान है। और वो कृषि कानूनों के खिलाफ भी सड़क पर उतरता है, वो मूल्य लेकर भी सड़कों पर उतरता है, उसकी अपनी समस्याएं हैं, वो जमीन अधिग्रहण है, तमाम सारी चीजें हैं। बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरा सिर्फ कहना ये है कि जब तक आप उत्पादन लागत मूल्य कम नहीं करें, तो उत्पादन लागत मूल्य कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप टैक्सों में कमी कर सकते हैं। और कभी ये भी सुझाव आया था कि किसानों को जो है कर मुक्त डीजल मिलना चाहिए कृषि कार्य के लिए। तो किसानों को एक बड़े पैकेज की आवश्यकता है, वो छोटी मोटी जो घोषणाएं हैं उनसे वो संतुष्ट नहीं होता है। और मुझे लगता है इसी बात को ध्यान में रखते हुए अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं जो ये कह रहे थे कि 23 में हम इस तरह से करेंगे और 24 में तो हम जीएसटी के ऊपर जो टैक्स है उससे भी हम मुक्ति दिलाएंगे। तो जब तक उत्पादन लागत मूल्य कम नहीं होगा तब तक खेती जो है लाभ का धंधा नहीं बनेगी। और अगर कांग्रेस इस तरह का कोई वायदा कर रही है तो मुझे लगता है कि वो किसानों को कुछ हद तक अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब होगी। हालांकि उस पर वादा खिलाफी के भी आरोप हैं। किसान कर्ज माफी की बात हुई थी, लेकिन वो पूरी तरह से हुई नहीं, किसान कांग्रेस ने किया भी नहीं। तो बहुत सारी घोषणाएं जो किसानों के पक्ष में होती हैं चुनाव के बाद में पूरी नहीं होती हैं, ये भी किसान समझता है। तो देखना ये है कि किसान कांग्रेस की बात पे कितना यकीन करता है। और अब जिस तरह से मोदी सरकार भी उसको काफी तरह से राहत दे रही है, किसान सम्मान निधि दे रही है, फसलों का बीमा है, और भी बहुत सारी जो योजनाएं केंद्र सरकार की हैं जिससे किसान लाभान्वित हो रहा है। तो दोनों दलों के बीच में किसान को साधने की कोशिश है। देखना ये है कि कौन किस हद तक किसानों के पक्ष में जाकर क्या घोषणाएं करता है और किस तरह से उनको पूरी करता है। तो निश्चित तौर पर ब्रजेश जी किस तरीके से पूरी करता है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि हम देखते हैं कि जब वो टमाटर 200 रुपये किलो हो जाता है तो हल्ला मच जाता है, राजनीतिक दल भी चिल्लाने लगते हैं कि देखिए साहब थाली में आग लग गई है। जब प्याज 70-80 रुपये हो जाता है तो हल्ला मच जाता है। तब ये नहीं कहा जाता कि ठीक है एक बड़ा हिस्सा उस किसान के हिस्से में भी जा रहा है जिसने मेहनत से फसल उगाई है। लेकिन फिर उसी किसान के साथ हम देखते हैं कि एक महीने बाद वही टमाटर 10 रुपये किलो बिकने लग जाता है। वही प्याज हम देखते हैं, जो शर्मा जी ने जिक्र किया था, भावंत शुक्ला जी ने, कि भावंतर जैसी स्कीमें लाना पड़ती हैं आपको, क्योंकि वो प्याज मंडी में 10 रुपये 20 पैसे या 1 रुपये किलो तक पहुँच जाता है। तो ये सारी वो परिस्थितियाँ हैं। तो ये कोई ये नहीं कह रहा है कि हम सब्सिडी कम करके कोई ऐसा एक सिस्टम बना देंगे, मैकेनिज्म, कि किसानों के घर के पास उसको मंडी हो, वेयर हाउस मिल जाए ताकि वो अपनी फसल रख सके। क्योंकि हम देखते हैं कि टमाटर कभी इतना बम्पर हो जाता है कि उसको खेत में ही सड़ा दिया जाता है, क्योंकि उसको काट के मंडी ले जाने की लागत उससे ज़्यादा हो जाती है। तमाम सारी फसलों के हम देखते हैं, फूलों के साथ देखते हैं। तो इस सिस्टम की कोई बात नहीं करता, एक रेवड़ी की बात होती है कि हम आएंगे तो ये कर देंगे। और फिर जीएसटी आप किस किस चीज़ पर कम करेंगे ये भी बताना चाहिए कि आप ट्रैक्टर पे करेंगे, तो ट्रैक्टर तो एक बड़ा किसान भी इस्तेमाल कर रहा है। ट्रैक्टर का हम देख रहे हैं निर्माण कार्य में भी इस्तेमाल हो रहा है। हम देख रहे हैं कि जो डीजल के पंप सेट हैं वो इंडस्ट्री में भी काम आ रहे हैं, वो किसान भी उसका उपयोग कर रहा है। खाद बीज की हम बात करें तो सब्सिडी सरकारें दे ही रही हैं लगातार। तो वो भी आपको बताना पड़ेगा कि क्या कम करेंगे, कैसे कम करेंगे और उसका फ़ायदा कितना किसानों को होगा। देखिए मनोज जी, ये सब चीज़ें इसलिए नहीं बताई जाती हैं कि एक कोई ऐसा मुद्दा पकड़ा जाता है जो लोक लुभावन हो, जो असर डालता हो। हम देखते हैं पटवा सरकार ने भी कर्ज माफ़ी का वादा किया था, इसके बाद क्या हुआ, किसान लगातार साथ में रहे, इसके बाद अगली बार सरकार चली गई। कमलनाथ जी ने कर्ज माफ़ी का वादा किया तो आप देखिए बहुत कुछ किसानों ने उनका समर्थन किया था। यही वजह है कि अब वो किसानों को लेकर और योजनाओं की बात कर रहे हैं। उनको लगता है कि किसान इस बहाने उनके साथ आ जाएगा। लेकिन देखिए आप, किसान सिर्फ किसान है, इस आधार पर वो मतदान नहीं करता है, एकजुट होकर नहीं करता है। वो तो जातियों में बटा है, वो वर्गों में बटा है, गाँव में वो एक तरह से हम देख रहे हैं कि पार्टियों में बटा हुआ है, गुटबाजी में बटा हुआ है। तो किसान किसान होने के नाते मतदान नहीं करता जब तक कि आप कोई ऐसी बड़ी जो
तमाम किसानों को प्रभावित करने वाली हो, जैसे कर्ज माफी की योजना है। इससे किसान एक बार मैं देखता हूं कि वो आ जाता है, पाले में आ जाता है आपका। लेकिन आपने कहा कि जीएसटी हटा देंगे, तमाम तरह के आप रियायतें देने की बात करोगे तो वो उतना यकीन करता नहीं है, क्योंकि जीएसटी आप किस पर हटाओगे, जो सबसे बड़ा सवाल तो यही है। आप किसान को सीधा बताओ कि किस चीज़ पर वो आपको राहत देने वाला है। यदि आप पंप पर बात करते हैं, बिजली की मोटर पर बात करते हैं कि खेत में यदि ये मोटर चल रही है आपकी, तो आपको बिजली में कितना कनेक्शन देते हैं तो उसको समझ में आता है। आप उसको समर्थन मूल्य की बात करते हैं तो उसको समझ में आता है। आप उसको सीधा बेनिफिट देते हैं तो उसको समझ में आता है। आप कहेंगे कि हम जीएसटी हटा देंगे, तो जीएसटी किस चीज़ पर किसान दे रहा है, पहले तो ये चीज़ स्पष्ट होना चाहिए किस किस चीज़ पर दे रहा है और वो उनकी खरीदारी कैसे करता है। यदि आप मशीनों की बात कर रहे हैं तो एक बार खरीद लिए, वो सालों उसको इस्तेमाल करता है। चाहे आप यंत्र ले लीजिए, जो कृषि यंत्र होते हैं, तो आप ट्रैक्टर भी खरीदोगे तो एक बार खरीद लेता है ना आदमी, कितना जीएसटी देता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रभाव डाले, लेकिन चूंकि किसानों की समर्थन की वजह से किसानों ने आपका साथ दिया था, इस वजह से 2018 में आप सत्ता में आ गए थे। तो किसानों को और किस तरह से प्रभावित किया जाता है वो कोशिश होना चाहिए। किसान ये नहीं चाहता कि उसका बार बार आप कर्ज माफ करो, किसान ये चाहता है कि उसकी जो फसल है उसका उचित दाम उसको मिल जाए, उसकी लागत कम हो जाए। तो आप या तो ऐसे जो इंतजाम करिए कि जो वो फसल बेचने का टाइम आता है, जब मूल्य कम हो जाते हैं, तो यदि उसके सब्जियों की फसल है तो कोल्ड स्टोरेज आप बनवा दीजिए, गोदाम बनवा दीजिए, उस समय उनको उतनी राशि मिल जाए कि जो बिचौलिए फायदे उठाते हैं, जो किसान को फायदा नहीं मिलता, वो उसको मिल सके। तो ऐसे कोई इंतजाम आपको करना पड़ेंगे कि किसानों को समय पर यदि उसकी फसल आई है तो उसको एक निश्चित राशि मिल जाए। चाहे आप उनके गोदामों में उसका अन्न रख के उसको दे सकते हैं, ताकि वो जो कर्ज लेता है उसको उस समय पटा दे और बाद में अपनी फसल जब उचित दाम आए तब वो बेच सके। इसी तरह से यदि वो सब्जियां उगा रहा है तो उसको सब्जियों के दाम, हम प्याज की बात कर लें चाहे टमाटर की बात कर लें, इसके जो 80 रुपये किलो हो जाते हैं, 100 रुपये किलो हो जाते हैं, इसका फायदा किसान को 1 रुपये भी नहीं होता, क्योंकि किसान बेच चुका होता है। जब 8 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये किलो तब किसान को बेचना पड़ता है। तो आप ऐसे मंडियों में इंतजाम करो, ऐसा एक क्षेत्रों में इंतजाम करो कि ग्रामीण क्षेत्रों में या आसपास के वहाँ पे यदि टमाटर का उत्पादन हो रहा है तो उसको रखने का इंतजाम हो, और जब उसका लागत, जब उसके मूल्य बढ़े तब किसान उसको बेच सके। तो मुझे लगता है ये ऐसी दूरगामी योजना बनाना पड़ेगी। आपको तत्कालिक लाभ से कुछ नहीं हो सकता कि आपने आज कर्ज माफ कर दिया फिर उस पर कर्ज चढ़ जाता है। आप यदि कहोगे कुछ चीज़ों पर जीएसटी माफ कर देते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप उसके साथ तो रोज संकट है ना, कभी ओला पाला हो गया है, कभी बारिश कम हुई है, कभी अतिवृष्टि बारिश हो गई है, कभी कीट लग गया है, कभी बीज खराब निकल गया है, कभी खाद नहीं मिल पा रही उसको समय पे, कभी बिजली नहीं मिल पा रही उसको समय पे। निश्चित तौर पर इन सब तमाम चीज़ों पर काम करना होगा। जब खाद की ज़रूरत होती है खाद नहीं मिलता है, बिजली की ज़रूरत होती है बिजली नहीं मिलती, कटौती सबसे पहले उसके पास होती है। तो ये इंतजाम तमाम हो जाएंगे तो मुझे लगता है किसान को राहत मिलेगी, और उस दिशा में राजनीतिक दलों को प्रयास करना चाहिए। क्यों हम 60-70 साल बाद भी किसानों की वही मूलभूत समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं कर पा रहे हैं। उन्हीं समस्याओं से आज भी जूझ रहा है, उन्हीं समस्याओं से पहले भी जूझता रहा था, उन्हीं समस्याओं से लगता है आगे भी जूझता रहेगा। तो उसके इंतजाम होना चाहिए कि सरकारें, यदि राजनीतिक दल क्या किसानों के लिए करना चाहते हैं, बेहतर क्या करना चाहते हैं, उस पर एक रणनीति बने, उस पर वचन पत्र में आए, घोषणा पत्र में आए, तो मुझे लगता है कि आगे जाकर उनका भला हो सकता है। सिर्फ वोट के लिए आप आज घोषणा कर देते हो कि हम ये राहत दे देंगे, कोई फौरी राहत उनको मिल जाएगी, ये बहाना समझा कर आप एक तरह से बहाना करके उसके वोट हासिल करना चाहते हो। तो शुक्ला जी, हम देखते हैं कि सरकारें कॉस्मेटिक सर्जरी में ज़्यादा विश्वास रखती हैं कि फौरी तौर पर मल्लम पट्टी करके चमका दिया कि ठीक है भैया अब मरीज ठीक हो गया है, और भले उसकी हालत वेंटिलेटर जैसी हो। और दूसरी एक बात है, क्योंकि देश में किसान एक वोट बैंक के रूप में नहीं, उत्तर प्रदेश हमने देखा कि जो कृषि कानून थे कि 1 साल से लंबी लड़ाई चलती है, लेकिन जब वो किसान पश्चिम उत्तर प्रदेश में लौटता है तो वो फिर जाति के हिसाब से वोट करता है और बीजेपी की फिर सरकार बन जाती है। अब जब स्वामीनाथन, क्योंकि पिछले दिनों उनका निधन हुआ है और उनकी सिफारिशों पर सारे दल चर्चा करते हैं, प्रधानमंत्री ने भी उनके उसमें एक लेख लिखा था कि जैसे उन्होंने उनकी सेवाओं के बारे में बताया था कि कृषि उत्पादन में उन्होंने क्या इस देश में किया है, लेकिन उनकी जो सिफारिश थे और जो आपने भी जिक्र किया उसको लागू करने का पूरे तौर पे कोई भी राजनीतिक दल तैयार नहीं होता है। आधी अधूरी कर देते हैं, वो कह देते हैं कि हम इसकी सिफारिश से लागू करेंगे, जब सरकार आ जाती है वो सिफारिश ठंडे बस्ते में डल जाती है। तो वक्त यही है कि आप जो सब्सिडी या बाकी चीज़ें लोक लुभावन वादे कर रहे हैं उससे बेहतर है कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है वो 100% आप लागू कर दीजिए, किसानों का वैसे ही भला हो जाएगा। जब किसान अच्छे से हो जाएगा तो बाकी सारी चीज़ों की आपको दिक्कत ही नहीं होगी, आपको ऐसे वादे ही नहीं करना पड़ेंगे। देखिए, 2 चीजें हैं इसमें। अन्न जो है हर सकता है, और एक बड़ा तबका जो देश का है वो महंगा अन्न नहीं खरीद सकता है। आप देख लीजिए सरकारें जो है किस तरह से 1 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल
सकती हैं। तो यदि कहीं स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें आप लागू करते हैं और अन्न की कीमत, खाद्यान्न की कीमत बढ़ेगी, तो उससे एक बड़ा तबका प्रभावित होगा। ये संकट जो है बहुत बड़ा संकट है, और इसी के चलते जो है सरकारें चाहकर भी जो है जो किसान की मांग है, स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट, उसको लागू करने से हिचकती रही हैं। और अभी भी ये समस्या देश के अंदर उसी तरह से बनी हुई है। ये ठीक है कि हम लोग खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गए हैं, लेकिन बावजूद इसकी खेती जो है वो, जैसा भी आप भी जिक्र कर रहे थे, काफी जोखिम का काम हो गई है। कभी अनावृष्टि है, कभी अतिवृष्टि है, और कभी अन्य दूसरे कारणों से जो है हमारी फसलें प्रभावित होती रहती हैं। जो किसान बीमा योजना लागू हुई, वो भी उस तरीके से फलीभूत नहीं हुई जिसकी जरूरत थी। तो कुल मिला के खेती संकट में है, इसमें कोई दो राह नहीं है, और किसान की हालत भी अच्छी नहीं है। आप ये देखें, अगर आंकड़े देखें, तो बहुत सारे किसान जो हैं वो आर्थिक तंगी के चलते या कर्ज के चलते जो है खुदकुशी करते हैं। ये एक बड़ी समस्या है, और इसके समस्या के समाधान के लिए वो पक्ष को और विपक्ष को, दोनों को, सत्तारूढ़ पार्टी को या जो भी पार्टियां देश की हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो किसानों का वोट चाहती है, किसानों का भला चाहती है, उनको सबको बैठ के ये सोचना होगा कि हम किस तरह से कृषि उत्पादन लागत मूल्य कम करें। जब तक कृषि उत्पादन लागत मूल्य कम नहीं होगा, तब तक खेती लाभ का धंधा नहीं होगा। तो किसानों को आप चाहे कर्ज माफी से लाभ दें, या उनको भी जो है 0% पे आप ब्याज दें, या जीएसटी से माफी करें। और अभी तो उसकी और भी समस्याएं, जैसे एरा प्रथा आप देख लीजिए। इस समय जो किसान, हमारा जो मध्य प्रदेश का किसान है, वो सबसे ज्यादा किससे परेशान है? ये बाकी चीजें तो है ही उनके सामने, बिजली का संकट है, कहीं पानी का संकट है, कहीं बीज का संकट है, कहीं खाद का संकट है, लेकिन सबसे बड़ा संकट है उसकी खेती को आवारा पशु खा रहे हैं, जिससे वो अपना बचाव नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल संकट में है, किसान संकट में है, और जो भी कौम या जो भी समुदाय या जो भी वर्ग संकट में होता है, तो उसके वोट हासिल करने के लिए राजनीतिक दल जो है तमाम तरह की घोषणाएं करते हैं, और लोक लुभावन जो है वायदे करते हैं। ये वो वायदे पूरे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इस पे डिबेट होनी चाहिए। और सरकारों के जो प्रवक्ता ये कह रहे हैं जिसकी माफ कर देंगे, तो जैसे अभी जिक्र भी कर रहे थे, चौकसी जी जिक्र कर रहे थे कि भाई किस पे जीएसटी माफ करोगे, तेल पे माफ करोगे, ट्रैक्टर पे माफ करोगे, कृषि उपकरण पे माफ करोगे। तो अब सूरजेवाला को बैठा के सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि जीएसटी माफ करेंगे तो वो आपको लिस्ट दीजिए, सूची दीजिए। हो सकता है कि ये केंद्र सरकार उस पर कोई विचार करना शुरू करे। बिल्कुल, ये ऐसा शाश्वत सवाल है ना, क्योंकि कई नेताओं से जब बातचीत होती है वो कहते हैं हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, और जब उनसे पूछ लो आप कि अभी कितनी आय है, तो वो गोल मोल जलेबी बनाने लगते हैं कि नहीं साहब, वो इस फसल की इतनी आय है, उसकी इतनी आय है। तो जब उनको ये नहीं पता है कि किसान की आय कितनी है, तो उसको डबल कैसे करेंगे? ये कॉस्मेटिक सर्जरी पर नहीं कर रहे हैं, ये लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत आई है। तो ब्रजेश जी, एक और चीज़ है, हम देख रहे हैं कि जो छोटे विक्रेता हैं उनके लिए एक जेम पोर्टल की स्थापना केंद्र सरकार ने की थी, जिसमें छोटे बड़े बायर ट्रेडर्स अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो एक ऐसा एक पोर्टल भी किसानों के लिए भी कर दिया जाए, ताकि उसको एक तो ये पता रहे कि देश भर में किस चीज़ के दाम कहाँ क्या मिल रहे हैं, और वो उस पर अपना उत्पाद बेच सके। क्योंकि अभी तक हमने देखा था जो ये इसी सुधार की बात कृषि कानूनों में की गई थी, मंडी को लेके, बिचौलियों को लेके, लेकिन जो पंजाब के बड़े बिचौलिए थे जिनके कारण ये आंदोलन शुरू हुआ, हरियाणा के और देश के तमाम हिस्सों में ये हुआ। हालांकि एक बड़ा वर्ग किसानों का इससे दूर रहा था। तो वक्त है कि आप सारे राजनीतिक दलों को बिठाकर या तो एक ओपन मंच पे बहस हो किसानों को लेकर कि आप इसको करेंगे कैसे, आपने जो वादा किया है कितने टाइम लिमिट में करेंगे, और किसानों की ये मांगे हैं, ये परेशानियाँ, इसका हल क्या होगा? देखिए मनोज जी, राजनीति में किसान पिस जाता है। यदि हम कृषि कानून की बात करें तो किसानों तक वो बात नहीं पहुंच पाई, या वो बात जो पहुंचना चाहिए थी उसको गुमराह करने की कोशिश की गई। यही तो था कि ई मंडियां बनेंगी और आप अपना दाम, यदि आपको लगता है कि पंजाब में ज़्यादा दाम है तो आप यहाँ से उसका नीलाम कर सकते हैं, आप दूसरे राज्यों में भी बेच सकते हैं, आपको वो मंच उपलब्ध कराया जा सकता था। और जो अभी मंडियों में हमने देखा भी है, लेकिन किसान के लिए जो कानून बनने की जो दिशा में कदम उठा रही थी, शायद उससे किसान ज़्यादा सशक्त होता, लेकिन राजनीति उसके आड़े आ गई। आप देखिए कि जो आंदोलन हुआ पूरे देश के किसानों ने नहीं किया, कुछ हिस्से के किसानों ने, जो हम कह सकते हैं पंजाब के और हरियाणा के जो बिचौलिए हैं, जिनके इशारे पर ये आंदोलन एक तरह से हुआ है, यही वजह रही कि उस आंदोलन का कोई असर ना पंजाब में देखने को मिला, ना हमने देखा कि जो कांग्रेस उनके समर्थन में थी पंजाब में सरकार बना ले जाती है यदि किसान उसके साथ खड़े होते। हरियाणा में देख लिया, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, तो किसान, मुझे लगता है किसानों तक वो बात किसान आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे तो उनके क्षेत्र में बीजेपी जीत जाती, जिसके विरोध में वो रहते हैं। निश्चित तौर पर तो वो किसान जो आंदोलन था वो कहीं ना कहीं हाईजैक हो चुका था, या किसानों तक वो बात सरकार पहुंचा नहीं पाई थी, इस वजह से वो कृषि कानून वापस लेने पड़े।
आप देखिए जिस तरह की व्यवस्था लागू होने वाली थी वैसी व्यवस्था चलती है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे तो सरकार जो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रही थी कि आप अपना जमीन किसी को दे दोगे वो आपकी फसल को, तो आज की तारीख में भी हम जिसको कहते हैं, कुछ क्षेत्रों में कहते हैं उसको कौली पे दे दिया, कुछ कहते हैं कि हमने बिचौलिए पे दे दिया, किराए पर दे दिया। ये सिस्टम बाकायदा है, मतलब यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में और चले लागू जाओगे। हम देख रहे और हैं जो अभी चिप्स जो बनाती बड़ी कंपनियां, वो उसके लिए अलग तरीके का आलू चाहिए होता है, वो किसानों के खेत पे कॉन्ट्रैक्ट में कराती है। हमने देखा बासमती चावल को लेकर भोपाल और उसके आसपास के कई बेल्टों में इसकी खेती हो रही है। लेकिन आप देखिए उसका लाभ कौन उठा रहा है? संपन्न किसान उठा रहे हैं, जो उनके हिसाब से खेती है। जो छोटा किसान है वो अपनी छोटी जमीन है, उसके पास 2 एकड़ है, 1 एकड़ है, 3 एकड़ है, वो वहीं के किसानों को दे देता है। 80% किसान वही है, वही किसान है, उसको दे देता है। छोटी जोत वाले छोटे बड़े किसान को दे देता है, या वो 2-3 किसानों की लेता है। तो वो उतने अच्छे तरीके से खेती नहीं करता है कि भाई बटिया पे दे दी तो आधा उसके पास रहेगा, आधा उसके पास जाएगा। यदि आप बाकायदा सिस्टमेटिक ढंग से देंगे तो अच्छी तरीके से आप उसमें करेंगे तो उपज भी बढ़ेगी और आपको फायदा भी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो देखिए आड़े आ गए, राजनीति उसमें आ गई। तो जो किसान जो करते आ रहे थे उसी को एक सिस्टम में ढालने की कोशिश कर रहा है, कानून का रूप देने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा फायदा होता, बड़े लोग लेते तो वो अच्छी तरीके से खेती करते, ज़्यादा उपज होती, तो उससे जो छोटे किसान हैं उनको फायदा होता। लेकिन आप देखिए ना, सियासत नहीं चाहती है कि कहीं ना कहीं किसान यदि संपन्न हो जाएगा तो वो आपको जिस तरह से आप उसको बहला नहीं सकते हो, उस तरह से आप उसका वोट बैंक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो गुमराह करने की जो कोशिश होती है, जो आप फौरी तौर पर, मैंने जो पहले भी कहा था कि सहायता देकर आप उसका वोट हासिल करने की कोशिश करते हो, किसी की भी मंशा नहीं है कि उसको बेहतर और सक्षम बनाने की दिशा में कदम उठाए। और वो भी सबको नहीं मिल पाती। हम देखते हैं कि जब आपदा ओला पाला होता है तो पटवारी की मर्जी से सब कुछ हो जाता है कि किसी को ज़्यादा मुआवजा मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता, और किसी को कागज़ में मिल जाता है। वो बाद में घपले घोटाले निकलते हैं तो पता चलता है कि कितने करोड़ का घोटाला हुआ है, और जो प्रभावित किसान है उसको कुछ नहीं मिल पाता है। बिल्कुल, जो छोटा किसान है वो हमेशा मार खाता रहता है। जो अभी आप देखिए कि छोटे किसानों को एक फायदा हुआ है कि आप केंद्र सरकार 6,000 रुपये दे रही है, मध्य प्रदेश सरकार 6,000 रुपये दे रही है, तो उससे थोड़ी राहत है। तो आप देखिए मध्य प्रदेश में कहीं आपको किसानों के आत्महत्या करने की खबरें नहीं आती। बड़ा किसान तो कभी आत्महत्या करता नहीं है, छोटा किसान ही करता है, जो छोटी जोत वाला होता है, और उसके छोटे छोटे करते हैं। और राजनीतिक दलों के हाल तो ये कि वो किसान आत्महत्या कर भी लेता तो हमारे नेता बोल देते हैं कि भूत प्रेत का साया था। बहरहाल अंग्रेजी की कहावत भी है कि अगर आपको किसी की मदद करनी है तो आप उसको मछली पकड़ना सिखाइए, लेकिन हो उल्टा रहा, हम उसको मछली खिला रहे हैं, मछली पकड़ना नहीं सिखा रहे हैं, और यही सब्सिडियों का खेल चल रहा है। समय की कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। तो निश्चित तौर पर गरीब की थाली में पुलाव आया, लगता है चुनाव आया। यही स्थिति किसानों की भी है कि जैसे ही चुनाव पास आ जाता है, राजनीतिक दल उसको एक वोट बैंक की तरफ देखने लगते हैं, उससे सिंपैथी जताते हैं, उसके लिए लोक लुभावन घोषणाओं का पिटारा खोल देते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव निपट जाता है तो वो फिर अगले 5 साल के लिए उस किसान को भूल जाते हैं, और जो उसको राहत मिलती है, जो उसके लिए योजनाएं बनती है, जो उसके लिए स्कीम बनाई जाती है, वो फिर ऐसी बनाई जाती है जिससे उसको पूरा लाभ नहीं मिल पाता है, और वो साल दर साल इसी चक्की में पिसता रहता है। तो वक्त है और उम्मीद की जाना चाहिए कि राजनीतिक दल इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और किसानों को वो एक वोट बैंक की तरह ना देखते हुए एक अन्नदाता के रूप में देखेंगे, ताकि उस किसान का भी भला हो, देश का भी भला हो। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।